लड़कियों के माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे और बहुत अच्छे ससुराल में जाए। लेकिन क्या हो अगर ससुराल शहर में सबसे फेमस और ऊंचा हो। महेश रोज की तरह ही बालकनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर एक खबर पर पड़ी। अरे बाबा रे, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। सुषमा, ओ सुषमा। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ आओ। क्या हुआ, क्यों सिर पर उठा रखा है घर को? मैं सपना तो नहीं दिख रहा ना? नहीं जाग रहे हो, सपना तो कुछ नहीं है। तो फिर तुम ये देखो क्या लिखा है। सुषमा महेश के हाथ से अखबार लेती है और अपना चश्मा ठीक करते हुए देखती है। हे प्रभु, क्या ये सच है? हो नहीं तो क्या, देखो तारीख जरा कब की है। ये तो परसों की है। तो फिर उठाओ अपनी बेटी को, कब तक सोती रहेगी वो। हाँ, मुझे तो लग रहा है हमारी बेटी के भाग्य खुलने वाले हैं अब। हाँ, लेकिन ये खबर सबको पता होगी, हमें अपनी बेटी को अच्छे से समझाना होगा। हाँ, मैं अभी उसे जगा देती हूँ, अब उसका देर तक सोना नहीं चलेगा। हाँ। सुषमा तुरंत अपनी बेटी राधा के कमरे में जाती है। राधा तो बेफिक्र सोई हुई थी। राधा, ओ राधा, जल्दी उठ बेटा। क्या हुआ मम्मी? सुनामी आई है, तूफान। एक मिनट, बुआ आ गई है क्या घर? अरे नहीं, इन सबसे भी बड़ा। क्या? मिस्टर अनिल कोठारी जी के बेटे के लिए बहू ढूंढी जा रही है। स्वयंवर है परसों उनके यहाँ। क्या कह रही हो मम्मी, स्वयंवर? अनिल जी का तो एक ही बेटा है। हाँ, उसके लिए ही है। तो मैं चाहती हूँ तू भी जाए और उनके घर की बहू बने। ओ मम्मी, पागल हो गई हो क्या? वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, सब तो आता है तुझे, और तैयार होकर कितनी प्यारी लगती है। चलो उठ जा। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। अरे कोई आम घर होता तो मैं कुछ नहीं कहती, पर तू सोच, शहर का इतना बड़ा घर, पूरे शहर वाले तेरे कदमों में होंगे। बात तो सही है। मेरी सहेली का पति उसे मनाली क्या ले गया, वो तो बड़ी अक्कड़ में रहती है। अरे ये तो तुझे पूरी दुनिया घुमाएगा। सच में मम्मी? हाँ बेटा, सच में, और तेरे सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? ऐसी हालत में रहेगी तो कुछ नहीं होगा। उन्हें इम्प्रेस करना सीख, करके थोड़े बहुत काम सीख ले। हाँ मम्मी, सब तो आता है मुझे। चल अभी हम शॉपिंग पर चलते हैं, तेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ी ले आते हैं। चलो। दोनों माँ बेटी मिलकर शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं और दोपहर तक खूब खर्चा करके वापस आती हैं। चलो अब मैं क्लास लेने जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है बेटा, इतनी धूप है, तेरा चेहरा खराब हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी। ये ले, ये फेस पैक लगा ले। लेकिन क्लास भी तो जरूरी है ना पापा। अरे 2 दिन बाद चली जाना, उनके घर में शादी हुई तो क्लास खुद तेरे पास चल के आएगी। नहीं तो क्या बेटा, अभी 2 दिन घर में ही रह। ठीक है। राधा फेस पैक लगाकर लेट जाती है और दिन भर चेहरे पर तरह तरह के प्रोडक्ट लगा चुकी थी। मम्मा भूख लग रही है, खाना दो ना। ये ले बेटा। मम्मी ये तो सूप है। बेटा वहाँ एक से एक लड़कियां आएंगी, उनसे अच्छा दिखना है ना तुझे। हाँ मम्मी। और सुन, अपनी पढ़ाई का भी रिवीजन कर लेना, क्या पता उसमें से कुछ पूछ ले वो। हाँ मम्मी, कर लूंगी पढ़ाई। दिन भर की भूखी राधा सूप पीकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है कि थोड़ी देर में उसकी मम्मी साड़ी लेकर आती है। बेटा ये साड़ी पहन ले, ये पहनकर चलने की प्रैक्टिस कर ले। मम्मी साड़ी पहनना पड़ेगा क्या? हाँ साड़ी ही पहनना है, अब इतनी महंगी महंगी साड़ी लाए हैं तो क्यों नहीं पहनेगी। ठीक है बाबा, पहन लेती हूँ। राधा साड़ी और हिल्स पहनकर चलने की प्रैक्टिस करती है और सारा दिन इसी में निकल जाता है। अगले दिन उसकी सहेली घर आती है। क्या बात है राधा, तू इतनी कमजोर सी कैसे लग रही है? खाना पीना नहीं खा रही क्या? अरे सब कुछ कर रही हूँ। इतना मेकअप, साड़ी, तेरी शादी पक्की होगी क्या? अरे बहुत जल्दी होने वाली है, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बहू बनूंगी मैं। दिन में जागते हुए सपने देख रही है तू, उनकी बेटी से शादी कैसे? अरे सब हो जाएगा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझसे ज्यादा तेज और होशियार बहू नहीं मिलेगी उन्हें। मेरी सगाई हो गई है, नहीं तो मैं आ भी चलती। लेकिन तू अब देखना मैं कितने शान से रहूंगी। चल अब साइड हो जा, मुझे चलकर देखना है। राधा जमकर प्रैक्टिस करती है और दोपहर में उसकी माँ उसे किचन में लगा देती है। माँ इतना बड़ा मेन्यू। अरे बेटा ये सब बनाना सीख ले फटाफट। लेकिन उनके घर में नौकर नहीं होंगे क्या? अरे नौकर तो होंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम तो आना चाहिए ना बेटा। इतना तो आता है मम्मी, लेकिन फिर भी आप कहती हो तो चलो कुछ और नया बनाना सीख लेती हूँ। ये हुई ना बात।
सुषमा अपनी बेटी राधा को तरह तरह के नए नए पकवान बनाना सिखा देती है और दिन गुजर जाता है। सुबह सुबह महेश ने घर को सिर पर उठा लिया। अरे अभी तक सो रहे हो, उठ जाओ। लेकिन अभी तो सुबह के 4 बजे 4 ही बजे। अरे तो जाना नहीं है क्या राधा को? आज ही है क्या वो दिन? और नहीं तो क्या, आज ही जाना है। सुषमा हड़बड़ाकर राधा के कमरे में आती है। राधा बेटा, राधा उठ जा। सोने दो ना मम्मी, बहुत अच्छा सपना देख रही हूँ। अरे सपने ही देखती रह जाएगी और तेरे सपनों का राजकुमार कोई और उड़ा ले जाएगा। नहीं नहीं मम्मी, बस 5 मिनट और। लगता है तू ऐसे नहीं उठेगी। सुषमा पानी से भरा ग्लास राधा के ऊपर उड़ेल देती है और राधा की नींद भाग जाती है। वो मम्मी क्या किया ये? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर तुझे जाना भी है ना। पर अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है मम्मी। अरे तुझे क्या पता, वहां भीड़ लग गई होगी। चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं दही शक्कर लाती हूँ। ठीक है, आती हूँ। थोड़ी देर में राधा तैयार होकर बाहर आती है। ये ले दही शक्कर, और हाँ जीत कर आना बेटा। अरे भाई हमारी बेटी ही जीतेगी। टाइम होते ही राधा कोठारी हाउस पहुंच जाती है और जैसा कि उसकी माँ ने कहा था, वहां पहले से ही लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। लड़कियां डिजाइनर जीन्स, साड़ी, सूट में वहां खड़ी हुई थी। ये तो मुझे ही पसंद करेंगे, तुम सब लोग वापस लौट जाओ। ऐसे कैसे लौट जाए? लौटना ही होता तो आते ही क्यों? मैं ही जीत कर इस घर में अपनी जगह बनाऊंगी। कर लो जितनी बातें करनी है। यहाँ की बहू तो मैं ही बनूंगी। देखो देखो सपने देखो, जी भर के देखो, एक नजर में पसंद कर लेंगी सासू माँ मुझे। ऐसे कैसे पसंद कर लेंगी? पसंद तो सब मुझे करेंगे। स्कूल में भी कभी हारी नहीं हूं मैं, तो फिर ये क्या चीज है? सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि कोठारी हाउस के दरवाजे खुल गए। अंदर से चमचमाती साड़ी में मालकिन गायत्री देवी बाहर आई। हमें तो पता ही नहीं था कि आप सभी इस घर में जगह बनाने के लिए इच्छुक हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? चोर आ गए क्या? जी मम्मी जी। क्या चोर आ गए क्या? मेरा मतलब जी आंटी जी, मैं तो तैयार हूँ, बाकियों का पता नहीं, लेकिन आप चोरों के बारे में क्यों पूछ रही हो? अरे वो तो मेरी बात बात पर बोलने की आदत है। चलो सब लोग अंदर चलो। चोर आ गए क्या? सभी लड़कियां अंदर जाती है और बंगले की ऊंची ऊंची दीवारें देखकर चौंक जाती है। वाह, एक दिन मैं भी ऐसी ही सिल्क की साड़ी पहनकर इस घर में हुक्म चलाती हुई घूमूंगी। चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले झाड़ू लगाकर दिखानी होगी। सब लोग एक एक हिस्सा ले लीजिए और झाड़ू लगाइए। चोर नहीं नहीं आंटी, चोर नहीं आए। वैसे इनके घर में नौकर नहीं होंगे क्या? शादी के बाद ये काम हमें करना होगा। हाँ तो मत करो, तुम जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे आता है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना एक कला है, उसे मन से किया जाता है। मिट्टी को देखने वाली नजरें चाहिए। वाह क्या बात कही है। चलो तुम मुझे झाड़ू लगाकर दिखाओ। चोर आ गए क्या? जी आंटी जी। राधा सभी को एक तरफ करते हुए झाड़ू लगाती है और गायत्री देवी उसकी लगन देखकर खुश हो जाती है। ऐसे झाड़ू लगाने वाली आज तक नहीं देखी मैंने। क्या झाड़ू लगाई है। चोर नहीं आए आंटी, आप तो लगवा लीजिए, कितनी भी झाड़ू लगवानी है सासू माँ, फिर तो मैं ही ऑर्डर दिया करूंगी लोगों को। झाड़ू के लिए 1 पॉइंट मिलता है राधा को। चलिए अब सब लोग पोंछा लगाकर दिखाइए। आप लोगों को ठीक से पोंछा आता है कि नहीं? चोर आ गए क्या? अरे ये लोग तो हैंडल वाले पोछे से लगाते होंगे पोछा, मैं तो जमीन पर बैठकर अपने हाथों से लगाती हूँ आंटी जी। इतनी मेहनत करोगे तो? चोर आ गए क्या? तभी तो घर चमकता है। मैंने मेहनत के सिवा कुछ सीखा ही नहीं है। अरे आपने मेरा पोछा कहाँ देखा है? अभी लगाकर बताती हूँ। राधा पोछे की बाल्टी लेकर साथ में घूमती हुई जमीन पर फैल फैल कर रगड़ते हुए पोछा लगाती है और गायत्री देवी की आंखें चमक जाती है। इनकी आंखों में ही दिख रहा है मुझे तो घर की बहू तो मैं ही बनूंगी। अब आप सभी लोग गंदे कपड़े धोकर दिखाएंगे। चोर आ गए क्या? हाँ, शादी की बात तो मैं विदेश चली जाऊंगी। दिन भर कौन सुनेगा इनका। चोर आ गए क्या? चोर आ गए क्या? सास की बातों से अभी से परेशान हो रही हो तो तुम घर क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी मेरा ही काम अच्छा लग रहा है उन्हें। तारीफ तो मेरी भी की है सासू माँ ने, तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, समझी? देखते हैं क्या होता है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। शादी के बाद राज करूंगी राज। सभी लड़कियों के सामने गंदे कपड़ों का ढेर लाकर रख दिया जाता है। हे भगवान, ये इनके कपड़े या सड़क से उठाए। अभी पोछा लगा के मेरे हाथ घिस गए और अब ये कपड़े। क्या हुआ, थक गई? माँ की याद आ रही है? जाओ जाओ, वो दरवाजा खुला हुआ है। हार मानने नहीं आई हूं मैं। अपना नाम बता कर जाना, शादी का कार्ड भेज दूंगी मैं।
तुम्हें बुलाऊंगी भी नहीं। अमीरों की शादी में तुम जैसे लोग क्या ही करेंगे। हाँ, देखते हैं कौन जाता है घर से बाहर। राधा किसी तरह रगड़ रगड़ कर कपड़े धोती है और सबसे जल्दी धोकर दिखा भी देती है, लेकिन अब तक उसकी हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। ये देखिए आंटी जी, बिल्कुल साफ निकाल दिया है, अब क्या करना है? वाह वाह, क्या बात है राधा, तुम तो सबसे एक पॉइंट से आगे चल रही हो। अब खिड़कियों के झाले और दरवाजों की सफाई करके दिखाओ। चोर आ गए क्या? ठीक है, मैं अभी करके दिखाती हूँ। इतनी ऊंची ऊंची खिड़की पर चढ़ूंगी कैसे लेकिन? अरे है ना ये सीढ़ी, लो चढ़ जाओ। चोर आ गए क्या? सीढ़ी पर साड़ी में कैसे चढ़ूं मैं? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम रहने दो, ये राउंड हार ही तो जाओगी और क्या। ऐसे कैसे हार जाऊंगी? हार मानने के लिए यहाँ तक नहीं आई हूँ, मैं चढ़ के रहूंगी। राधा सीढ़ी पर चढ़ जाती है और पर्दों के पीछे खिड़की की सफाई करने लगती है, लेकिन तभी वहां से छिपकली बाहर निकलती है और राधा सीधे नीचे आकर गिरती है। ओए माँ, मेरी कमर, आय मैं मर गई। आंटी जी, राधा को चोट लग गई है, अब वो कंपटीशन से बाहर जा रही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम इस लचकती हुई कमर से काम कर पाओगी क्या? सारे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाना है, ऐसे हार नहीं मानूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी। बाप रे। चलिए, अब साफ सफाई झाड़ू पोछे के बाद बारी है बर्तनों की। हमने अपने पड़ोसियों से भी बर्तन मंगवाए जिन्हें आप लोग धोएंगे। चोर आ गए क्या? एक बहू को बर्तन धोना तो आना चाहिए, लेकिन पड़ोसियों की भी? हे भगवान, क्या क्या करना पड़ेगा इस घर की बहू बनने के लिए। बर्तन धोने का राउंड शुरू होता है और 5 मिनट में राधा सारे बर्तन निपटाकर 1 पॉइंट और हासिल कर लेती है। मैंने कभी इतना तेज अपने घर के बर्तन नहीं धोए। ये लोग बहू से ये सब करवाएंगे क्या, या फिर बस स्किल टेस्ट हो रही है? आइए, अब हम चलते हैं अगले राउंड की तरफ। अभी तक किसी को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता किसको बाहर निकाले, इसलिए अब आप लोग हमें खाना बनाकर खिलाइए। चोर आ गए क्या? हाँ, बस इसका ही तो इंतजार था मुझे। अब देखना, ऐसा खाना बनाऊंगी ये सब उंगली तो चाटेंगे ही, प्लेट भी खा जाएंगे और मेरे हाथ चूम लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मास्टर शेफ हो तुम? मुझसे अच्छा खाना इस शहर में कोई नहीं बनाता, मैं सबसे अच्छा बनाती हूँ। तुम दोनों को एक ही चीज अच्छे से पकानी आती है और वो है ख़याली पुलाव। मैं बनाऊंगी सबसे अच्छा खाना। बातें करने से ही बातें पकती है, खाना नहीं। आधे घंटे में सभी ने एक एक डिश तैयार करके गायत्री देवी के सामने परोस दी और गायत्री देवी का बंगला तो खाने की खुशबू से भर गया। वाह, क्या बात है, इतने लोग आए हैं और खाना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो पापा जी है, इनको ही खिलाती हूँ पहले। मैं खिलाऊंगी। जाओ खिलाओ। साक्षी जैसे ही अपनी प्लेट लेकर आगे बढ़ती है, वैसे ही प्रिया टांग अड़ाकर उसे गिरा देती है और सारा खाना अनिल जी के ऊपर गिरता है। रिजेक्ट, तुम रिजेक्ट। लेकिन प्रिया ने पैर लगाया बीच में। प्रिया भी रिजेक्ट। सॉरी, गलती हो गई। इसे कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदना और खुद भी उसमें गिर जाना। चलो बाय। अब तक 2 लड़कियां बाहर हो चुकी थी, जिससे राधा बड़ी खुश थी। आंटी जी, ये खाइए आप। अंकल जी, ये लीजिए, इससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। वाह, क्या खाना बनाया। मैं तो कहता हूँ इसे फाइनल कर लो। अरे अभी नहीं, अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है, इतनी लड़कियां भी तो बाकी है, सिर्फ खाना देखकर थोड़ी ना फाइनल करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खाने के बाद अगला राउंड है सोफा कवर, पर्दे और बेडशीट बदलने का। वो कौन कितनी जल्दी करेगा ये देखते हैं। चोर आ गए क्या? अरे नहीं आए, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाम तक फाइनल कर लेना तुम। अनिल चले जाते हैं और गायत्री नई प्रतियोगिता के बारे में सोचती रहती है। अच्छा हुआ लास्ट मोमेंट पर मम्मी ने इसकी प्रैक्टिस करवा दी थी, ये सब आता है मुझे। लीजिए आंटी, बदल गए। अरे तुम्हारे हाथ ही है मशीन, इतना जल्दी काम कैसे कर रही हो? सब आता है मुझे, इस घर की होने वाली मालकिन जो हूँ। चलो, इतने से मालकिन नहीं बच जाते। ठीक है, अपना काम देखो, मेरा काम तो आंटी जी देख रही हैं। राधा, तुमने तो बड़ा मुश्किल कर दिया है सिलेक्ट करना। चलो अब सब लोग आकर पापड़ बनाकर दिखाओ, फूल माला उसके बाद और कपड़े भी इस्त्री करना है। ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून का खेल है। करो, तब तक मैं आराम करूं। चोर आ गए क्या? नहीं आए, और मेरे आने के बाद चोर तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा यहाँ। राधा बताए हुए सारे काम कर लेती है और शाम तक उसके खाते में सबसे ज्यादा पॉइंट थे। लगता है तुम्हें ही चुन लेंगी मम्मी जी। तुम क्यों मेरी सास को अपनी मम्मी जी बोल रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं है। अरे तो अभी उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, अभी टाइम है। अरे कोई टाइम नहीं है, तुम सब हार गए हो और मैं जीत गई हूँ।
आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा राधा ने पॉइंट्स कमाए हैं और मुझे भी राधा के हाथ का काम ही अच्छा लगा, इसलिए मैं राधा को चुनती हूँ। अरे अरे आंटी, ये क्या बोल रही हो? राधा को कई को चुनने में आ गई ना। तुम क्यों आई हो? तुम्हारी क्या जरूरत है? हाँ वही तो, तुम्हारी क्या जरूरत है? ये लड़की, तू बीच में मत बोल, ये मेरा हक है, ऐसे कैसे छीनने दूंगी मैं किसी को? अरे अपनी उम्र तो देखो, ये कोई उम्र है ये सब काम करने की? अब इसमें उम्र कहाँ से आ गई? मेरा ही काम है, मैं ही करूंगी। आंटी की उम्र के बराबर हो। हाँ तो शरीर में दम है अभी भी मेरे। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपके बेटे को अपनी गोदी में खिलाया है, उसे मुझसे ज्यादा थोड़ी ना कोई जानता होगा। छी, क्या बोल रही हो आप? ऐसे कैसे शादी कर लूंगी अपनी बेटे की उम्र की लड़की से? वही तो, और मुझे चुना है आंटी ने अपने बेटे के लिए, तुम कहाँ से बीच में आ रही हो? एक मिनट, मैंने कब चुना तुम्हें अपने बेटे के लिए? अभी अभी तो आपने सबके सामने मुझे सिलेक्ट किया। आंटी, अब दूसरी शादी करवा रही हो राहुल बाबा की? अरे नहीं भाई, दूसरी क्या, अभी तो पहली ही होनी है ना? नहीं, उसकी तो पहले ही हो चुकी है। और तुम क्या बोले जा रही हो? मेरा तो सिर घूम रहा है। चोर आ गए क्या? ये तो गलत है, मैं अभी अपने पापा को बुलाती हूँ। राधा अपने मम्मी पापा को फोन करके तुरंत बंगले में बुला लेती है। देखो पापा, पहले इन्होंने मुझे फाइनल किया, अब मना करी है। ये क्या बात हुई? मेरी बेटी स्वयंवर जीत गई और आप उसे मना क्यों कर रही हैं? अरे यहाँ कौन सा स्वयंवर चल रहा है? तुम सब लोग क्या स्वयंवर समझ के आई हो? और नहीं तो क्या। हे भगवान, हमने तो अखबार में काम वाली के लिए इश्तेहार निकाला था, क्योंकि ये शांति काम छोड़कर चली गई थी। अब मैं वापस आ गई ना, अब क्या जरूरत है नई काम वाली की? चलो चलो जाओ तुम लोग। क्या आप लोग भी, आज के जमाने में कहीं स्वयंवर होता है क्या? अखबार वाले ने गलत छाप दिया और आप लोग बिना दोबारा पूछे लग गई यहाँ काम करने में। वही तो, अपने राहुल बाबा तो कब से शादीशुदा है, वो कुंवारे नहीं है। पापा, मम्मी, गलती हो गई बेटा, घर चलिए हम लोग। राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। एक तो काम करते करते उसकी हालत खराब हो गई थी और वो खुद भी ये सोच रही थी कि एक बार भी उसने क्यों नहीं पूछा कि बहू ढूंढ रहे हैं या काम वाली। शाम की चाय का समय था। शालिनी और रश्मि किचन में एक साथ काम कर रही थी। रश्मि, आज तो तूने मेरी सबसे पसंदीदा खीर बनाई है। तुम्हारे हाथों की खीर का स्वाद तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है, कोई भी चख ले तो उंगलियां चाटता ही रह जाए। भाभी, आप भी तो मेरे लिए मेरा पसंदीदा पास्ता बनाती हो। मुझे तो लगता है कि हम दोनों पिछले जन्म की बहनें हैं। घर में ननद भाभी जैसा तनाव तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। दोनों चाय लेकर हॉल में आती है और सावित्री के साथ बैठकर चाय पीती है। उन्हें देखकर सावित्री, तुम दोनों को देखकर मेरा मन भर जाता है। लगता है जैसे दो सहेलियां काम कर रही हैं। हमारे घर में तो लक्ष्मी का वास है। तुम दोनों ने इस घर को वाकई ही स्वर्ग बना दिया है। माँ, रश्मि का स्वभाव बहुत प्यारा है। इसे पाकर कोई भी घर स्वर्ग बन जाएगा। जो भी इसे अपनी बहू बनाएगा वो तो बहुत नसीब वाला होगा। रश्मि तो घर की जान है। भाभी, आप भी ना, आप तो हमेशा मुझे शर्मिंदा कर देती है। अभी तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपना करियर देखना है। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि रश्मि और मेरे भाई रोहन की जोड़ी एकदम सही रहेगी? रोहन भी तो रश्मि को कितना पसंद करता है। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। पर शालिनी, एक ही घर में दो रिश्ते, लोग क्या कहेंगे अगर रिश्ता टूट गया तो? और फिर हमारे खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है। माँ, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। रश्मि और रोहन एक दूसरे को समझते हैं, बस यही काफी है। रोहन का बिजनेस है, रश्मि उसे संभाल लेगी और फिर घर की बेटी घर में ही रहेगी ना, तो सबकी चिंता भी खत्म। सावित्री देवी थोड़ी देर सोचती है और फिर मान जाती है। कुछ दिनों बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। उन्हीं तैयारियों के बीच शालिनी अपने भाई से फोन पर बातें करते हुए, रोहन, रश्मि जैसी जीवन साथी मिलना मुश्किल है। इसे हमेशा खुश रखना, ये तुम्हारे घर को महका देगी। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं रश्मि को रानी की तरह बना कर रखूंगा। उसकी हर खुशी का ध्यान रखूंगा। रश्मि मेरे लिए बहुत खास है। उनकी शादी धूमधाम से होती है। रश्मि रोहन के घर में नई बहू बनकर आती है। रोहन के पिता की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद रोहन ने ही घर की जिम्मेदारी उठाई थी। शादी के बाद पहले दिन रोहन अपनी माँ से, माँ, आज घर घर लग रहा है। रश्मि के आने के बाद तो घर में रौनक सी बढ़ गई है। हाँ बेटा, भगवान इसे हमेशा खुश रखे। इसकी मुस्कान ही हमारे घर की खुशहाली है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं
और रश्मि अपने ससुराल में रच बस जाती है। एक दिन रश्मि घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक पुरानी अलमारी मिलती है। वो उसे खोलती है तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ स्केचेस मिलते हैं। रश्मि उस स्केच को देखकर बहुत खुश होती है और फिर अपनी सास के कमरे में लाकर उसे दिखाती है। माँ, ये देखिए, ये स्केच तो बहुत खूबसूरत है ना, क्या ये आपने बनाए हैं? ये ड्रेस डिजाइन, ये कढ़ाई के पैटर्न, माँ ये तो प्रोफेशनल लेवल के हैं। बेटा, ये मेरे पुराने सपने थे। शादी से पहले मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। पति की मौत के बाद सब वहीं खत्म हो गया। रोहन को बड़ा करने में मैंने सब कुछ भुला दिया। नहीं माँ, सपने कभी खत्म नहीं होते, हम इन्हें फिर से सजाएंगे। आप अभी भी बहुत हुनरमंद है, हम इन स्केच को हकीकत में बदलेंगे। नहीं रश्मि, रोहन को ये सब पसंद नहीं आएगा। वो बिजनेस की दुनिया में है। यदि मैं बुटीक चलाऊंगी तो समाज क्या कहेगा? रोहन की बेइज्जती हो जाएगी। माँ, समाज का काम है कहना। आप बस मुस्कुराइए, बाकी मैं देख लूंगी। मैं रोहन को समझा दूंगी। आप बस मुझे डिजाइन सिखाना शुरू कीजिए। रश्मि के बार बार कहने पर सावित्री मान जाती है और फिर से अपनी कैंची संभाल कर कटिंग करना शुरू करती है, साथ में रश्मि को भी सिखाना भी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कटिंग करते हुए रश्मि अपनी सास से, माँ जी, आज हम जो डिजाइन बना रहे हैं, कल दुनिया इसकी कायल होगी। रोहन को लगता है कि ये सिर्फ सिलाई बुनाई है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये कला है। बेटी, तू मुझे हौसला तो दे रही है, पर मन में डर है। रोहन का गुस्सा और समाज की बातें मुझे अंदर से झकझोर देती है। माँ जी, जब आप खुद को सिर्फ एक सास या पत्नी समझेगी, तब तक ये डर बना रहेगा। आज से आप एक डिजाइनर है। क्या एक कलाकार अपनी कला से डरता है? हम कल प्रदर्शनी में इस डिजाइन को लेकर जाएंगे और साबित करेंगे कि आपकी मेहनत किसी भी बड़े बिजनेस से कम नहीं है। तूने मेरे मृत पड़े सपनों को फिर से जीवित कर दिया रश्मि। कल अगर रोहन ने हमें रोका तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रश्मि ने अपनी सास के हुनर को दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठा लिया है। रोहन बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। उसी समय रश्मि ने घर के एक कोने को एक छोटे से वर्कशॉप में बदल दिया गया। सिलाई मशीन की घरघराहट अब घर में एक नई ऊर्जा भर रही थी। सावित्री देवी, जो कल तक घूंघट और रसोई तक सीमित थी, अब सुई धागे के साथ अपने सपनों को आकार दे रही है। रश्मि, क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये डिजाइन लोग पहनेंगे? और फिर रोहन, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं रोहन को पता चला तो वो क्या कहेगा। माँ, आप बस डिजाइन पर ध्यान दीजिए, दुनिया क्या कहेगी ये मेरी चिंता है। मैंने सोशल मीडिया पर ये डिजाइन की तस्वीरें डाली है और आप यकीन नहीं करेगी, पहले ऑर्डर भी आ गया है। सच में, वैसे बात किसी ने मेरे काम की सराहना की है। रश्मि, तूने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। कुछ हफ्तों बाद काम इतना बढ़ गया कि घर के कोने से बाहर निकलकर उन्होंने मार्केट में एक छोटा सा बुटीक खोल लिया है। रश्मि और सावित्री देवी दिन रात मेहनत कर रही है। हालांकि रोहन की वापसी की आहट ही रश्मि को बेचैन कर रही है। एक दिन रोहन वापस आ जाता है। वो थका हुआ है और मशीनों का शोर सुनकर रश्मि से, ये क्या शोर है रश्मि? ये सिलाई मशीन की आवाज कहाँ से आ रही है? और ये घर में ये सब कपड़ों का ढेर क्यों पड़ा है? रोहन, आप आ गए। ये देखिए, माँ ने बहुत खूबसूरत सूट तैयार किए हैं। ये हमारे बुटीक का काम है। लोग माँ के हुनर को सलाम कर रहे हैं। बुटीक? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरा नाम, मेरी हैसियत इन सिलाई कढ़ाई के चक्कर में नीचे गिर जाएगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? बेटा, हुनर का काम कभी शर्मिंदगी नहीं लाता। मैं तो बस अपनी आत्मा की खुशी के लिए कर रही हूँ। इसमें किसी की इज्जत कम नहीं हो रही है। चुप हो जाइए माँ, आप शायद भूल रही है कि ये मेरा घर है। रश्मि, कल मुझे एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है। मेरे लौटने तक ये सब बंद हो जाना चाहिए। ये मेरा अंतिम फैसला है। रोहन चला जाता है। अगले दिन वो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाता है। उसके जाने के बाद रश्मि और सावित्री देवी के पास दो रास्ते थे, या तो डर कर हार मान ले या फिर आगे बढ़े। रश्मि ने बुटीक को बंद नहीं किया, बल्कि उसे और एक बड़े स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिया और शहर की प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। सावित्री देवी के डिजाइन्स की प्रदर्शनी में धूम मच गई। प्रदर्शनी में शालिनी भी आती है और ये सब कुछ देखकर, रश्मि, ये डिजाइन तो कमाल के हैं। मैंने देखा, माँ के काम के लिए लोग लंबी लाइनें लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसी पारंपरिक डिजाइन कहीं और नहीं मिलते। हाँ भाभी, मैं माँ को उनके सपनों की उड़ान देना चाहती हूँ। रोहन अगर नहीं समझेगा तो मैं उसे समझा कर रहूंगी। माँ अब वापस उस घुटन भरी जिंदगी में नहीं जाएगी। सावित्री देवी, जो अब आत्मविश्वास से भरी हुई है, अपनी मेहनत के पैसों से कमाई और बेटी बहू का सपोर्ट पाकर बहुत खुश है। प्रदर्शनी खत्म होती है और वो लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन रोहन घर लौटता है और, रश्मि, कहाँ हो तुम? ये क्या मजाक बना रखा है? मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि मेरी माँ दर्जी बनकर घूम रही है। मुझे लोग चिढ़ा रहे हैं। रोहन, आप इज्जत की बात करते हैं, पर माँ की खुशी से बड़ी आपकी इज्जत हो गई। ये इज्जत नहीं, अहंकार है।
अहंकार नहीं वास्तविकता है। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता यही खत्म हो जाएगा। मुझे इस घर में ये दर्जी वाला काम नहीं चाहिए। बेटा, तूने मुझे सिर्फ एक माँ के रूप में देखा, पर एक इंसान के रूप में कभी नहीं पहचाना। मैं अब अपना बुटीक नहीं बंद करूंगी। मैंने जीवन भर तेरी सेवा करके तुझे बड़ा करने में लगा दिया। अब मैं अपने लिए थोड़ा समय चाहती हूँ। ठीक है रश्मि, अपना सामान पैक करो, आज हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर माँ को काम से इतना ही प्यार है तो इन्हें अकेले रहने दो। नहीं रोहन, मैं माँ जी के साथ हूँ। एक छत के लिए मैं आपकी आत्मा का गला नहीं घोट सकती। मैं माँ जी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम दोनों इसी वक्त निकलो इस घर से। रोहन की कड़वी बातें सुनकर सास और बहू दोनों घर छोड़ देते हैं। तभी रश्मि अपनी सास से, माँ जी मेरे मायके चलिए, वहाँ आपकी दो बेटियां हैं, एक शीतल भाभी और एक मैं, दोनों मिलकर आपको संभाल लेंगे। रश्मि सावित्री को लेकर अपने मायके आ जाती है। शीतल उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। रश्मि, तूने जो फैसला लिया है वो बहुत बड़ा है। रोहन ने तुझे घर से निकाल दिया, क्या तूने एक भी बार नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा? दीदी, घर छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन माँ जी के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं इस घर की लक्ष्मी थी, लेकिन अगर वहाँ मेरी माँ के काम को दर्जी का काम कहकर अपमानित किया जाए तो ऐसी लक्ष्मी का वहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं है। तूने सही किया। एक ननद का धर्म सिर्फ पति की ही हाँ में हाँ मिलाना नहीं, बल्कि अपनी सास और परिवार के सम्मान की रक्षा करना भी होता है। रोहन को लगता है कि वो मुझे घर से निकालकर सजा दे रहा है, लेकिन उसने असल में अपने घर की बरकत को खुद अपने हाथों से बाहर निकाला है। अब वक्त बताएगा कि उसे मेरी और माँ जी की जरूरत है या उसकी इस झूठी इज्जत की। रश्मि, तुम दोनों ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या तुम वाकई रोहन को छोड़कर खुश हो? वो तो अभी भी जिद पर अड़ा है। भाभी, मैंने पति को नहीं छोड़ा, मैंने उस अहंकारी सोच को छोड़ा है जो माँ के सपनों को दबा रही थी। अगर रोहन का साथ पाने के लिए मुझे माँ के आंसुओं का सौदा करना पड़ता तो मैं ये सब साथ में कभी नहीं निभा पाती। रश्मि बेटा, तूने मेरे लिए अपनी गृहस्थी दांव पर लगा दी। क्या हम वापस नहीं जा सकते? मेरा मन कहता है कि रोहन को मेरी जरूरत है। माँ, रोहन को आपकी नहीं, सिर्फ आपके औरा की जरूरत है। उसे समझ आने दीजिए कि माँ सिर्फ घर की शोभा नहीं बल्कि एक इंसान भी है। उस दिन के बाद रश्मि और सावित्री दिन रात एक कर देती है। रश्मि ने अपनी सारी बचत इसमें लगा दी है। वो अब शहर की सबसे बड़ी फैशन प्रदर्शनी में भाग लेने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर रोहन को बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया है। उसने जिस मैनेजर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वो कंपनी के फंड लेकर फरार हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? रश्मि सही कहती थी, मैं इज्जत के पीछे भाग रहा था पर अपनों को भूल गया। रोहन, अभी भी वक्त है, रश्मि और माँ को वापस लिया। तू इज्जत के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। भाई, तुम नहीं समझते क्या लोग मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे? मेरा बिजनेस पार्टनर क्या कहेगा जब वो सुनेगा कि मेरी माँ कपड़े सिलती है? रोहन, तेरा बिजनेस पार्टनर तुझे देखकर नहीं, तेरे मुनाफे को देखकर तेरे साथ है, और आज वही मुनाफा रश्मि और माँ की मेहनत से दूसरी तरफ जा रहा है। तूने इज्जत बचाने के चक्कर में अपना घर उजाड़ दिया है। रश्मि ने पति का साथ छोड़ा है ताकि वो एक इंसान का साथ दे सके। तूने अपनी पत्नी को नहीं, अपनी मानवता को खो दिया है। क्या मैं वाकई इतना गलत हूँ? हाँ रोहन, तू अपनी ही परछाई से डर रहा है। अगर तूने अपनी माँ के हुनर का सम्मान नहीं करना सीखा तो तू कभी एक सफल इंसान नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे रोहन के दोस्त जो पहले उसकी पार्टी में शरीक होते थे अब उसे फोन करने में भी कतराते हैं। रोहन अकेला है, वो शाम को घर आता है तो उसे घर में अपनी माँ की बनाई हुई चाय की खुशबू याद आती है। रश्मि की वो हंसी याद आती है और जो घर की रौनक थी वो याद आती है। अब समझ आ रहा है कि घर की असली इज्जत रश्मि और माँ के होने से ही थी, न किसी दिखावे वाले बिजनेस से। उधर फैशन प्रदर्शनी का दिन आ गया। पूरा शहर उस प्रदर्शनी के बारे में बात कर रहा है। सावित्री देवी के डिजाइन्स को बेस्ट क्रिएटिव अवार्ड के लिए चुना गया। मंच पर सावित्री देवी खड़ी है। तभी जज सावित्री को पुरस्कार देते हुए, सावित्री जी, आपका काम सिर्फ कपड़े सिलना नहीं बल्कि आपने एक टूटे हुए सपने को फिर से जिंदा किया है। ये पुरस्कार 10 लाख रुपए का है जो आपके नए बुटीक के विस्तार में काम आएगा। ये जीत मेरी नहीं है, उस हर माँ की है जो अपने सपनों को घर की दहलीज पर छोड़ देती है, और इस जीत की असली हकदार मेरी बेटी रश्मि है। रश्मि भी मंच पर है, उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान है। रोहन जो कि भीड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो रश्मि और अपनी माँ को इतनी ऊंचाइयों पर देखकर गर्व महसूस कर रहा है। प्रदर्शनी के बाद जब रश्मि और सावित्री देवी गाड़ी में बैठ रही होती है तभी रोहन उनके सामने आकर, माँ, रश्मि। रोहन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सब खो दिया, मेरा बिजनेस, मेरी साख सब खत्म हो गया है, और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मैंने तुम दोनों को खो दिया। मुझे माफ कर दो, मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। बेटा रुकिए माँ, अभी नहीं। रोहन, आप माफी मांगने आए हैं कि अच्छा है, पर क्या आप सच में अपनी माँ के काम को गर्व से देख सकते हैं? क्या अब आपको ये दर्जी का काम शर्मिंदगी नहीं लगता?
रश्मि, आज मैंने देखा कि पूरी दुनिया माँ के काम को किस सम्मान से देख रही है। मैं अंधा था, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं चाहिए कोई रसूख, मुझे बस मेरा परिवार वापस चाहिए। माँ, क्या अभी आप मुझे अपना बेटा मानती हो? तू हमेशा मेरा बेटा रहेगा। माँ के लिए तो औलाद हमेशा मासूम होती है। चल घर चलते हैं। सोच लो रोहन, पैसा और हम फिर कमा लेंगे, पर क्या आप तैयार हैं उस समाज का सामना करने के लिए जिसे आप इतना बड़ा समझते थे? समाज अब मेरे लिए नहीं, मेरा परिवार मेरे लिए मायने रखता है। रोहन पर 10 लाख का कर्ज है और उसकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। रश्मि और सावित्री देवी अब शालिनी के घर से वापस आके साके सदन लौट चुकी है। महारश्मि, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस कर्ज को भरने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ऑफिस भी अब मेरा नहीं रहा। रोहन, माँ ने प्रतियोगिता में जो जीता है उसमें मिली 10 लाख की इनाम राशि हमारे पास है। बेटा, ये पैसा मेरा नहीं, हमारा है। तो इस पैसे से अपना कर्ज चुका। हम सब मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। बुटीक का काम बढ़ा है, अब तो भी हमारे साथ इस काम में हाथ बटाना। माँ, ये पैसे आपके सपनों की उड़ान है, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकता बेटा? जो कुछ मेरा है वो भी तेरा ही तो है। रोहन वो पैसे ले लेता है और अपना कर्ज उतार लेता है, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहन काफी चिंता में दिखाई देता है। एक दिन रश्मि रोहन से, रोहन, मैं कह रही थी कि आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करते? भला मैं तुम्हारी फील्ड में क्या काम कर सकता हूँ? मुझे तो ये सब कुछ आता भी नहीं है। आप मार्केटिंग संभालिए रोहन, आप बिजनेस के माहिर हैं। माँ का हुनर और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, ये जोड़ी कमाल कर देगी। अब वक्त आ गया है कि हम इसे फैमिली बिजनेस बनाएं। रोहन मान जाता है। सब मिलकर काम करते हैं। अगले कुछ महीनों में सावित्री क्रिएशन ने पूरी दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। रोहन ने अपनी पूरी ताकत मार्केटिंग में झोंक दी। उसने न केवल माँ के डिजाइन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ा बनाया, बल्कि उन गरीब लड़कियों को भी साथ लिया जिन्हें रश्मि ने प्रशिक्षण दिया था। माँ, आज हमारा पहला बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर कंफर्म हो गया है। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी हमारे डिजाइन्स के साथ काम करना चाहती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर से शुरू हुआ ये काम इतनी दूरी तक जाएगा। इस समय शालिनी भी उनसे मिलने वहां पहुंच जाती है और सारी बातें सुनकर रश्मि की तारीफ करते हुए, देखा, जब इरादे नेक होते हैं तो सफलता कदम चूमती है। रश्मि, तुमने उस दिन जो फैसला लिया था, आज उसी की बदौलत हम सब यहाँ हैं। भाभी, आप नहीं होती तो मुझे ये हिम्मत कहाँ से मिलती? आपने ही तो मुझे ननद से बेटी बनने का सही मतलब समझाया था। आज मुझे समझ आया कि बेटी वो नहीं जो सिर्फ मायके की हो, बल्कि वो है जो अपने ससुराल को अपना परिवार बनाकर संवार दे। रोहन ने बुटीक के बाहर एक भव्य बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा है सावित्री क्रिएशन, एक माँ के सपनों की उड़ान। उसने समाज के डर को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। अब वो गर्व के साथ कहता था कि वो अपनी माँ की डिजाइन की हुई शर्ट पहनता है।